स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि रोजगार पब्लिकेशन सा है। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 13 प्रैक्टिस सेट हैं, 13 के 13 हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको पूरा का पूरा PDF मिल रहा है। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से लेकर दिया गया है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है। सही जवाब हो जाएगा यह जो है आपका राजगीर में है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, कहाँ पर है, राजगीर में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन बी, कुल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है आपको किसको इंगित करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यह जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द। ऑप्शन यहाँ पर डी से होगा। आपको पता है आर्य होते थे, श्रेष्ठ होते थे, और नीचे जो होते उन्हें पणि कहा जाता था। उस समय जो है क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है। दोनों में बार बार युद्ध हो रहा था, आर्य और पणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म का जो है तीर्थ स्थल है प्रभातगिरी, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी जो है राजगृह थी। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, क्या थी, राजगृह। अगला क्वेश्चन, उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया था। देखिए एक कॉन्फ्रेंस है, बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अशांति की बात हो रही है। सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक को जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 8वां क्वेश्चन है, सही जवाब है ऑप्शन डी, SC मजूमदार ने की थी, ठीक है ना। किसने की थी, SC मजूमदार ने की थी। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। त्यागने की यहाँ बात हो रही है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हकीम अजमल खान ने ऐसा किया था। हकीम अफजल खान, ऑप्शन यहाँ से डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। तो यह किया गया था आपका वर्धा, मुंबई में, ठीक है ना। मुंबई के वर्धा में ऐसा किया गया था। ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है। तो इनमें से अगर शहर की हम बात करें तो कोलकाता जो है वह कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। ऑप्शन यहाँ से बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT में कितना अंतर पाया जाता है। तो आपको पता है हमारा मानक समय जो है वह GMT से 5.5 घंटे आगे चलता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, 5.5 घंटे प्लस में देखिएगा, यानी आगे चलता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहद हिमालय श्रेणी सबसे पुरानी श्रेणी है, ठीक है ना। कौन है, बृहद हिमालय श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, इसको चिन्हित करना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गोमती, ठीक है ना। गोमती नदी का उद्गम स्थल जो है मैदान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है।
तो इसमें राइन नदी की अगर हम बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह राइन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा, ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, ठीक है ना, जो कि पीपीपी मॉडल होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा पीपीपी मॉडल, तो वही आपका जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ठीक है ना, यही आपका संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि सबकी जुबान पे यह क्वेश्चन याद रहता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाता है? तो इसे ही हम लोग जो है मुद्रास्फीति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा, मुद्रास्फीति बोला जाता है। नेक्स्ट पेज को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आता है पर इसमें विपणन आता है तृतीय क्षेत्र में, विपणन। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत जो है भारत का संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान पूर्ण रूप से हमारा बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य, ठीक ना, साम्यवादी की यहाँ पर कोई बात नहीं की जाती। बाकी कल्याणकारी राज्य की बात करता है ये हमारा संविधान, राजनीतिक समानता की बात करता है और समाजवादी राज्य जो है हमारे संविधान में ही लिखा गया, लेकिन साम्यवादी की कहीं भी बात नहीं की गई है। आगे दिया गया है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंध है? तो अगर हम भाग 3 की बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यह आपकी मूल अधिकारों की बात करता है। भाग 3 मौलिक अधिकारों की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, जो है कम से कम 25 वर्ष एज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो अगर हम शक्ति के मात्रक की बात करें तो यह हो जाता है आपका ऑप्शन सी, वाट होता है, ठीक ना, वाट होता है शक्ति का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है? तो फ्यूज का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यह है आपका विद्युत का उसमें प्रभाव। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, विद्युत का उसमें प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? तो अगर हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो इससे जो है पानी बन जाता है, ठीक ना, पानी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? 29 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। 29 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा की अगर बात करें तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो मछली है, ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समूह का विलोम क्या होगा? 36 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, विमुख होता है। समूह का विलोम क्या होता है? विमुख। नम का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन नहीं की बात कर रहा है, नहीं बार बार क्वेश्चन में आता रहता है,
यहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं। तो जो है नम का पर्यायवाची नहीं की अगर हम बात करें तो हो जाए, माफ कीजिएगा शोर के लिए, तो नम का पर्यायवाची नहीं है की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से होगा, आर्द्र। ठीक है ना, आर्द्र हो जाए, आर्द्रा। ठीक है, आर्द्र नहीं आर्द्रा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऋजु का विलोम क्या होगा, 38 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वक्र होता है। वक्र, ऋजु रेखा वक्र रेखा आप लोग सुने हो। अगला क्वेश्चन, सावन हरिन भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो है सदा एक सी दशा में रहना। ठीक है ना, कोई फर्क न पड़ना, सदा एक सी दशा में रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध शब्द छांटिए, इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, 40 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अभ्यस्त। ठीक है ना, अभ्यस्त इस तरह से होता है, बहुत लोग अभ्यस्त कर देते हैं लेकिन वो गलत है, क्या है, अभ्यस्त। ठीक है ना। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जो है आपके रीजनिंग से क्वेश्चन है। लंबाई मीटर द्वारा मापते हैं, अब विद्युत शक्ति किसके द्वारा मापा जाता है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वाट के द्वारा मापा जाता है। यहाँ से आपका वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, जो है गाय, कुत्ता, भैंस। ठीक है, ये सब जो है जानवर में आते हैं, लेकिन मुर्गी जो है एक तरह से पक्षी में आती है, तो मुर्गी इनसे भिन्न हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार BEHK को DGJM लिखा जाता है, उसी प्रकार आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन, उसी प्रकार जो है NQTW को निम्नलिखित में से क्या लिखा जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 48 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन सी, PSYVY लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ये आप लोग जो है वीडियो को एक बार पोस्ट करके क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB की पत्नी है, DA का भाई है, P तथा Q E के बच्चे हैं, जो कि D की पत्नी है, B Q से किस प्रकार संबंधित है। सीधे सीधे दिख रहा है कि B जो है आपकी Q का अंकल है, ऑप्शन नंबर यहाँ से C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जो है शुक्रवार होगा, ऑप्शन सी यहाँ से शुक्रवार होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लांट बेस्ड मीट की कंपनी गुड डाट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह चुना है आपका नीरज चोपड़ा जी को। अगला क्वेश्चन, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो यह शुरू की है आपके महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू की है, ऑप्शन ए से हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, मुद्र क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है, सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की यह पहल है, ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, जो है सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, सोनाली सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है, तो यह किया गया है आपका चीन में, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा, चीन में। अगला क्वेश्चन, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है, सही जवाब है ऑप्शन डी, यह बनी है पाकिस्तान की, ऑप्शन यहाँ से डी सही हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। देखिए ये पुरस्कार 2021 वाला है, आप लोग जो है सन को ध्यान में रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंदी भाषा के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट किया गया, उस विमान का क्या नाम था, तो उस विमान के अगर नाम की अगर बात करें तो उसका नाम था आपका मारिया, ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा मारिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके नवदीप सिंह गिल हैं, ऑप्शन यहाँ से ए से होगा नवदीप सिंह गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था। तो भारत के जो है कुल 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंगे किस देश की मुद्रा है? देखिए सारे के सारे स्टैटिक जीके हैं यार। तो टेंगे की अगर हम बात करें तो यह जो है कजाकिस्तान की मुद्रा है। ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, देश में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्रमशः कितनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो यह है आपका ऑप्शन बी 30 वर्ष है। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा 30 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा गया है। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय पुलिस यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है आपका लियोन्स में। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्तराखंड में। ठीक है ना। इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उत्तराखंड में। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से होगा, कर्नाटक में यक्षगान फेमस है। तमिलनाडु की बात करें तो मोहिनीअट्टम होता है। केरल की बात करें तो जो है आपका कथकली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, तो कौन थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था? सही जवाब है आचार्य विनोबा भावे को सबसे पहले मैग्सेसे अवार्ड मिला गया था। ठीक है ना। इसे ही आपका एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्री आपके प्रथम मौलाना अबुल कलाम आजाद जी नहीं थे। आपका यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद आपके सबसे इंपॉर्टेंट 2 गद्यांश हैं। गद्यांश को पढ़कर आंसर देने हैं। तो पहले गद्यांश को हम पढ़ते हैं। दिया गया है, हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ है, लेकिन ये तीनों वास्तव में न तो भीड़ है न तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय से मुक्त है, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से है और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना ही है कि ये जानते नहीं और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि इनके पास सत्ता है और वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की। वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अब तक की उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जा रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्याय भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता। यह जो है आपका गद्यांश था। अब देखिए गद्यांश का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा। तो पूरे गद्यांश में जो है भीड़ की ही बात की गई है ना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भीड़ में कवि। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, भीड़ में कवि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। यह आपका भीड़ से मुक्ति का उपाय है, जैसा कि गद्यांश में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भीड़ किनके लिए रुकावट है? 73 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा मोटर में चलने वालों के लिए भीड़ क्या है? रुकावट है। ऑप्शन यहाँ से ए सही है। अगला क्वेश्चन, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो भीड़ का इस्तेमाल जो है आपका भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो यह जो है इस्तेमाल सत्ताधारी लोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगले पेज पर आएंगे, एक और गद्यांश दिया गया है। यहाँ पर 76 से 80 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। गद्यांश को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर देंगे हम लोग। दिया है, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्र बनाने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के लिए संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। यह है आपका गद्यांश। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिएगा। दिया है, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से होगा। इसमें जो है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति की बात की गई है। पूरे गद्यांश में इसी की बात की गई ना, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यह प्रेरणा जो है जापान पर गिराए गए अणु बम ने दी। ठीक है ना। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में जानते ही हैं। फैटमैन लिटिल बॉय जो बम गिराए गए थे उसकी बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पारस्परिक भय के कारण। एक दूसरे से भय है ना कि एक देश दूसरे देश पर लड़ाई कर देगा, इस डर से जो है सभी लोग हथियार बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर अगले पेज पर